गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई प्लस टू क्लास में जैसा कि आपको पता है हमारी ऑप्टिक्स चली हुई है और कल हमने लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हम हुगेन्स प्रिंसिपल को कर चुके हैं और हम वेव के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं कि वेव लाइट क्या होती है, वेव कैसे काम करती है। फिर भी हमने वेव फ्रंट को पढ़ा है। वेव फ्रंट के बाद हमने इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया था और कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हम केस स्टडी करते हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप भाई लास्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को ताकि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। आज जो हमारा रहता है वो नेक्स्ट चैप्टर रहता है अगला, जिसमें हम आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आज हम इस चैप्टर को एक ही शॉर्ट में एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में जितना हरियाणा बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है उन सभी को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को जानने के लिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका कोरिएंट सोर्सेज। फिर आपका अगला टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इंटरफेरेंस के लिए रहेगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो आता है वो है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो डायग्राम हम पढ़ेंगे वो हैं आपके कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। और नेक्स्ट हम सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रिंग्स विड्थ। ठीक है। तो ये आपके आज टॉपिक रहने वाले हैं। ये सारे टॉपिक आज हम करेंगे तो आप इन पे भाई ध्यान दें थोड़ा सा। जितने भी टॉपिक हम करेंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन इनसे आने की संभावना रहती है। बेसिक में जो हमारा रहेगा वो रहेगा कोरिएंट सोर्सेज। यहाँ पे दो फॉर्म हमें पढ़ी जाती है। सोर्स जो होता है, पहले बेसिकली हमने पढ़ना है सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या रहता है, जो लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं कि सोर्स एक हमारे पास एनर्जी के लिए एक ऐसा पैकेट रहता है जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो सोर्स आपके पास, जैसे कि हम सन पढ़ते हैं, ये हमारे पास सन है जिसके पास एलोट्स एनर्जी प्रोवाइड है और ये क्या करता है, एनर्जी को लाइट की फॉर्म में सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, हमारे पास सोर्स है। तो सोर्स क्या रहता है, जो एनर्जी को, एक एनर्जी की फॉर्म को स्टोर करके रखता है और जिसको किसी ना किसी फॉर्म में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स को दो तरीके से पढ़ा गया है। एक होता है कोरिएंट सोर्स और एक रहता है आपका इनकोरिएंट सोर्स। आज हम पढ़ेंगे पहले कोरिएंट सोर्सेज क्या होते हैं। नॉर्मली सुनो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सोर्स है, ये हमने एक सोर्स ले लिया जिसके पास एनर्जी है और इसने एनर्जी को वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ये वेव हमारी आ रही है एक डायरेक्शन के अंदर, ये वेव है। जब किसी भी सोर्स से कोई भी फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म हमें मिल रही है, ये एनर्जी की फॉर्म हमें किस फॉर्म में मिल रही है, वेव की फॉर्म में। ये कहता है जब ये यहां से मूव करना शुरू करता है तो इस वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड रहता है, इसकी जो वेवलेंथ रहती है, या यहां से चलने वाले पार्टिकल जो हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अगर ये सेम मीडियम में
सेम मूव करती है, मींस सेम मीडियम के अंदर, सेम मीडियम इन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी are constant is called कोरिएंट सोर्सेस। कोरिएंट सोर्स हमारे पास क्या है? ऐसे सोर्स जो एक सेम मीडियम में सेम एम्पलीट्यूड से, सेम वेवलेंथ से एंड सेम इंटेंसिटी से ट्रेवल करते हैं, तो उन सोर्सेज को, उन सोर्सेज से मिलने वाली पोजीशन को, उन सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोरिएंट सोर्सेज। ठीक है, फिर से मान लीजिए कंपैरिजन कर रहे हैं, एक मीडियम में दो सोर्स है, एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है। जब हमने कंपैरिजन किया सेम मीडियम में, इससे हमारे पास ये वेवलेंथ आई और इससे हमारे पास ये वेवलेंथ आई। हमने देखा इसका एम्पलीट्यूड A है A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, इसकी वेवलेंथ λ1, इसकी वेवलेंथ λ2। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के बाद हमें मिला कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम है। इन दोनों की वेवलेंथ कैसी है? सेम है। तो इन सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोरिएंट सोर्सेज। बोथ आर कोहेरिएंट सोर्स। ये आपके कोहेरिएंट सोर्सेज रहेंगे। अब इसी के अपोज में दो सोर्सेज हमने ले लिए, ये सोर्स हमारा S1 है और ये सोर्स हमारा S2 है। ये सोर्स S1 है, ये सोर्स हमारा S2 है। यहां से चलने वाली आपकी वेवलेंथ, ये एक वेव की फॉर्म में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये आपकी यहां से वेव चली और ये हमने देखा कि इसकी वेव चली। अगर मैं यहां पे एक एक्सिस ड्रा कर दूं, तो एक्सिस ड्रा करने के बाद आप देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है। A1 नॉट इक्वल टू A2। यहां से अगर मैं वेवलेंथ देखूं और यहां से मैं वेवलेंथ देखूं, तो इसकी वेवलेंथ भी क्या है? अलग है, नॉट इक्वल टू। जहां पे आपके सेम मीडियम में दो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं और ये दोनों सोर्सेज में एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, वेवलेंथ सेम नहीं है, इंटेंसिटी इनकी सेम नहीं है, ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? इनकोरिएंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये सोर्सेज हमारे क्या रहते हैं? इनकोहेरिएंट सोर्सेज। ठीक है, तो आपके ये रहेंगे। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इनकोहेरिएंट सोर्सेज means wavelength, amplitude and intensity of wave are not constant is called incoherent सोर्सेस। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। आपके घर में यूज होने वाला बल्ब, आप देखेंगे बल्ब लगा दो, कुछ देर जाने के बाद उसकी एम्पलीट्यूड क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी।
और भी बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल रहते हैं, जो भी आपको दिखे कि भाई टॉर्च है, और भी लाइट के जितने भी सोर्सेज आप यूज करते हो सभी के सभी। ऐसे ही कोरिएंट में देना चाहो तो कोरिएंट में आपके सोर्सेज कौन है? कोरिएंट में आपके सोर्सेज हैं जैसे कि सन, ठीक है, तो ये आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हो। तो ये रहेगा आपका सोर्स। क्या रहता है? सोर्स आपके दो टाइप के हम पढ़ते हैं, कोरिएंट और इनकोरिएंट सोर्सेज। तो सबको समझ आ गया होगा भाई? तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट हमारा रहता है, और मेन जो हमारा रहता है वो रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमने क्या क्या चीजें जाननी है वो हम इस डायग्राम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सोल्व करेगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, ठीक है। चले भाई, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑफ वेव में क्या रहता है? मान लीजिए आपके पास दो वेव हैं, ये आपके पास वेव है एक, इस वेव को मैंने मान लिया y1, ठीक है, और एक आपके पास वेव है ये, इस वेव को मैंने मान लिया y2। दोनों की दोनों वेव सेम मीडियम में है, सेम मीडियम में है, कोरिएंट सोर्सेज से आने वाली वेव है। तो आप देखेंगे ये जो दो वेव है, ये दोनों वेव जब चलती हैं तो इनके चलने से कुछ देर के बाद क्या करेंगी, ये वेव एक दूसरे की तरफ इंपोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जहां पे आके दोनों वेव इंपोज हो जाती हैं, यहां पे मिल जाना, यानी कि वेव आपस में आके इंपोज हो जाती हैं, और उसके बाद आप देख रहे होगे कि एक नई वेव बन के हमारे पास चल रही है। मीन्स दो वेव का एक मीडियम से आना और फिर उन दोनों का आपस में इंपोज हो जाना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टू वेव सुपर impose to each other is called interference of light। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है? दो वेव का, दो अलग अलग वेव का आना और दोनों को आपस में आके इंपोज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो वेव आई हैं, दो वेव आके आपस में इंपोज हो गई हैं, पहली कंडीशन। देखिए ध्यान से, ये वेव आई, एक आपके पास ये वेव आई, ये वो मीडियम है जिससे के बाद ये इंपोज हो रही है। तो ये आपका पास y1 है, ये y2 है, अलग कंडीशन एक। ये आपके पास y1 एक वेव है, ये आपके पास y2 एक वेव है, ठीक है। ऐसे ये वेव आ रही है, दो अलग अलग हमने केस पढ़ने हैं, यहां पे और यहां पे।
ये दो वेव आके सुपर इम्पोज हो जाती हैं यहां से, जब आगे चलेंगी तो आगे चलने के बाद ये वेव चलती है, ये वेव चलेगी और एक पॉइंट के ऊपर मिलके एक वेव में ये चेंज होगी। तो इसको तो क्या बोलेंगे, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। यहां पे इनका क्या हो गया है, इंटरफ्रेंस हो गया है, आपस में आके मिल गई हैं। ठीक है, यहां पे जब ये वेव आके आपस में मिलेंगी ना, हमने देखा कि इन वेव ने पहले से ज्यादा एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया है। पहले यहां एम्पलीट्यूड था कुछ इसका, इस वेव का एम्पलीट्यूड कुछ था, और यहां आने के बाद जो ए डैश एम्पलीट्यूड मिला है वो हमें मैक्सिमम मिल गया है। अगर हमें किन्हीं भी दो वेव को सुपर इम्पोज होने के बाद, मिलने के बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। क्या बोलेंगे इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। Two waves are superimposed to each other with maximum amplitude is called constructive interference. Second case, दो वेव आई हैं, ये वेव आके आपस में मिल जाती हैं क्यों, और यहां से आपकी एक वेव चली, जहां पे हमें पहले जो एम्पलीट्यूड मिल रहा था मीडियम के अंदर, और सुपर इम्पोज होने के बाद जो हमें मीडियम मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ए डबल डैश हम मान लेते हैं। यहां पे हमें ये मिला मिनिमम, मिनिमम एम्पलीट्यूड। अगर हमें दो वेव का आपस में सुपर इम्पोज होने के बाद इंटरफ्रेंस जो मिलता है और वो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ वेव। तो दो डेफिनेशन और आ गई हमारे पास, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। मींस इंटरफ्रेंस हमारा कितने टाइप का हो गया, टू टाइप का। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव। कितने टाइप का हो गया हमारा, टू टाइप का। पहला कंस्ट्रक्टिव और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कौन सा था हमें पता चल गया, जहां पे दो सुपरवेव इंपोज होती हैं और इंपोज होने के बाद हमें जो वेव मिलती है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ मिलती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जो दो वेव हमारे पास मिल रही हैं, ध्यान दें इधर, ये वेव है और ये वेव है, जब हमें ये मिलती है तो ये दो पोजीशन बनाती है, किसके साथ, एक नॉर्मल सरफेस के साथ जिसके ऊपर वेव बनी हुई है। तो सरफेस से जब ये वेव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाती है, तो इस एम्पलीट्यूड के साथ जब हम बोलते हैं तो ये पोजीशन हमारी बन जाती है क्रस्ट, और जब ये मिनिमम एम्पलीट्यूड पे जाती है, मींस डेप्थ में जितना जाती है, ये हमारा बन जाता है ट्रफ। और ये कहता है जब दोनों वेव का, जो दो वेव हम यूज कर रहे हैं, एक y1 और एक y2, जब दोनों ये सुपर इम्पोज होंगी
और इनके सुपर इम्पोज होने से जो नई वेव हमारे पास बन के आएगी, उस वेव में अगर इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ मिल जाता है, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ मिल जाता है, और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ इंपोज हो जाता है, और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ इंपोज हो जाता है, तो वो बनने वाला जो हमारे पास इनका रिजल्टेंट आएगा, यहां बना रहा हूं मैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके साथ आएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ आएगा। किसके साथ आएगा ये? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो कंस्ट्रक्टिव हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या रहेगा? जब दो रे लाइट आके आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी, और उनके सुपर इम्पोज होने से जो हमारे पास एक वेव बन के आएगी, ये वेव, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप समझें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो कंडीशन हमने पढ़ ली। एक तो ट्रफ टू ट्रफ को मिलाना है, क्रस्ट को क्रस्ट से मिलाना है, और सेम मीडियम में चलने वाले सेम एम्पलीट्यूड से जब मिलेंगे तो इनका जो एम्पलीट्यूड रहता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐड होगा दोनों का एम्पलीट्यूड, तो ऊपर क्रस्ट से क्रस्ट का, तो वो क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम इंटेंसिटी तक लेके जाएगा, और इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो भी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये रहता है हमारा कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में जब दो सेम पोजीशन, या तो ट्रफ टू ट्रफ मिले या क्रस्ट टू क्रस्ट मिले, ऐसा मिलने से हमारे पास जो इंटरफेरेंस बनेगा वो कैसा इंटरफेरेंस बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो कंडीशन इसमें हमने पढ़ ली। एक पहली कंडीशन तो हमने ये पढ़ी कि जब दो कोई भी एम्पलीट्यूड आके मिलते हैं तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है जब दो वेवलेंथ आके मिलती हैं, और ये वेव जब आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने का मैक्सिमम जो हमारे पास एम्पलीट्यूड रहता है, उस एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होने का रीजन क्या रहता है? जिसमें किसी भी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मिल जाता है, और इसी वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मिल जाता है। अगले पेज पे हम डिस्ट्रक्टिव को पढ़ेंगे। सेकंड हमारा है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझे। मान लीजिए आपके पास एक वेव है, ये एक आपके पास कोई दूसरी वेव है, ये वाली, इसको मैंने y1 मान लिया, इसको y2। ये हमारे पास क्या है? वो पैरेलल प्लेन है जिसके ऊपर वेव बन रही है, ये भी पैरेलल प्लेन है जिसके ऊपर वेव बन रही है। ये जो आपके बन रहे हैं ना ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं फेज। ये आपके क्या है? फेज। जो मैक्सिमम हाइट पे जाता है वो एम्पलीट्यूड, ये हम काफी बार बता चुके हैं। अपर जो लेयर होती है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो लोअर आपके पास एम्पलीट्यूड रहता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। इसमें कंडीशन क्या रहती है? जो वेव हमारे पास सुपर इम्पोज होके आती है वो वेव क्या रहती है? पहले बनने वाला एम्पलीट्यूड, पहले जो मीडियम में एम्पलीट्यूड था और अब जो एम्पलीट्यूड आता है वो आपके पास मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाता है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आने का रीजन क्या रहता है कि इस फेज का, इस y1 वेव का क्रस्ट y2 वेव के ट्रफ के साथ मिलता है। मींस इसका ट्रफ इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ तो इसके क्रस्ट से मिल जाएगा, उसका ट्रफ इसके क्रस्ट से मिलेगा। तो दोनों जब आके मिलती हैं तो दोनों की पोजीशन से बनने वाली जो हमारे पास वेव होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और ऐसा जब होगा तो तब उस टाइम पे एम्पलीट्यूड हमारा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब एक चीज़ और जाननी है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो रिजल्टेंट रहेगा वेवलेंथ का वो किस टाइप की वेव आपको नजर आएगी। तो देखिए ध्यान से, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव जो हमारा इफेक्ट रहता है और इससे जो वेव हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी वो कैसी होंगी, ब्राइट नजर आएगी। ये वाला तो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है कि जो किसी स्क्रीन के ऊपर जाके जब ये लाइट गिरेगी तो स्क्रीन के ऊपर जब ये वेव गिरती है ना तो जहां गिरती है वहां पे बन जाती है फ्रिंग। ये आगे आपको समझ आएगा कि फ्रिंग कौन सी है। आपसे ये पूछेगा वो फ्रिंग कैसी है, तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव अगर आपके पास इंटरफेरेंस बन रहा है जिसमें दो वेव लाइट आके आपस में टकरा रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी से सेम वेवलेंथ से, अगर उनका ट्रफ से ट्रफ कटता है, क्रस्ट से क्रस्ट कटता है, तो उस टाइम पे बनने वाले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली वेवलेंथ को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको कैसी फ्रिंग बना के देगा, ब्राइट, मीन्स वहां पे आपको बहुत ज्यादा ब्राइट चीजें नजर आएंगी। स्क्रीन के ऊपर जो भी लाइटिंग इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है उसके आने का रीजन भी हमारा क्या रहता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है वो। और जब डिस्ट्रक्टिव हमारे पास इंटरफेरेंस आता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद स्क्रीन के ऊपर जो हमें लाइटिंग इफेक्ट नजर आएगा वो कैसा होगा, डार्क होगा, अंधेरा हमें नजर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी बनती है तो यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी क्या रहेगी, एम्पलीट्यूड माइनस एम्पलीट्यूड, और वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहती हैं जो ये बताती हैं कि हमारे पास इंटरफेरेंस कैसा रहता है। तो दोनों इंटरफेरेंस सबको पता चल गए होंगे। इनकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्या है इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। तो छोटी छोटी दोनों की डेफिनेशन भी आप लिख लें। पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ wave light to wave superimpose, then make a new wave with maximum amplitude is called constructive interference. Condition: in constructive interference superimpose crust to crust and ट्रफ टू ट्रफ। और थर्ड कंडीशन, जब आपस में इम्पोज हो जाएंगी तो इफेक्ट ऑफ वेव लाइट इज ब्राइट फ्रिंग। तो उनसे बनने वाली फ्रिंग्स कैसी होंगी, ब्राइट फ्रिंग्स होंगी। सेकंड भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
of wave light. Mean to wave impose into a new wave with minimum amplitude is called destructive interference of light. First condition, impose crust to trough and trough to crust. और थर्ड, इसमें बनने वाली जो फ्रिंग्स होंगी कैसी, शो डार्क फ्रिंग्स ऑन स्क्रीन. ये रहेंगे आपके दो डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. आप लोगों ने डायग्राम भी बनाने हैं क्योंकि डायग्राम से ही आप इनको याद रख पाओगे. तो हम क्या क्या कर चुके हैं, पहले इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट. इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होती है, दो वेव का सुपर इम्पोज होना एक दूसरे के साथ क्या कहलाता है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट. जो दो वेव आती हैं वो सेम मीडियम में रहती हैं तो सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी से आएंगी और इंटेंसिटी भी उनकी क्या रहती है, सेम. फिर हमने पढ़ा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट. इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या रहता है, जब दो वेव आके आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो उनके इम्पोज होने से जो हमारे पास बनेगा वो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट बनेगा. इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को दो तरीके से पढ़ा जाता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव तब बनेगा जब दो वेव आपस में इम्पोज होती हैं और एक न्यू इंटरफ्रेंस हमारे पास आता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ. और अगला जो दो वेव हमारी इम्पोज होती हैं जहां पे हमारे पास एक इंटरफ्रेंस आता है न्यू वेव का, वो अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ आता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव. ये दोनों डेफिनेशन भी हमने लिख ली हैं, डायग्राम से भी हमने इनको समझ लिया है. तो इनको समझने के बाद इन्हीं सभी चीजों को यूज करके एक प्रिंसिपल अप्लाई किया गया जिस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो भाई इंपॉर्टेंट है, सभी पीछे का भी सारा इसी में रिवाइज होगा, पूरा का पूरा हम इसमें एक डायग्राम के साथ. इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम से बाहर कर दिया गया है तो डेरिवेशन हम करेंगे भी नहीं, ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं वही कर लेंगे. ये जब आएगा तो अगर 5 मार्क्स में अगर आएगा ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो कैसे करना है, और इसमें से छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो पीछे से आगे से जितने बनेंगे वो सारे हम पढ़ेंगे. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक कोरिएंट सोर्स को यूज किया जाता है. पहली कंडीशन, इसमें सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, 2, 3, 4 सोर्स हम यूज नहीं कर सकते हैं. दूसरा, डबल स्लिट है तो स्लिट हम 2 यूज करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा रहता है. 1801 में एक यंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था और बताया था कि फ्रिंग्स कैसे बनती हैं. जैसे कि आप थिएटर में जाते हो तो स्क्रीन पे आपको अलग अलग कलर जो नज़र आते हैं उन कलर के नज़र आने का रीज़न क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें पढ़ेंगे. तो इसको करते हैं हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सारा का सारा रिवाइज करेंगे. पहले इसका हम जो कंस्ट्रक्शन है वो रखेंगे, फिर इसकी वर्किंग रखेंगे और फिर इसी में जो फ्रिंग विड्थ है वो टॉपिक भी हम इसके अंदर रखेंगे. ठीक है, तो आ जाए भाई, ध्यान दें इधर.
ध्यान से करना है। जो चीजें आपको समझ नहीं आती उसको आप दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। आप इसको बार बार जितना देख के करोगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा यूजफुल रहेगा। पहले हमें चाहिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए डबल स्लिट, तो मैं एक स्लिट यहां पे मैंने ये ले ली, तो स्लिट का डायग्राम बनाना है हमने। ये मान लीजिए हमारे पास स्लिट है, ठीक है। ये है भाई स्लिट। स्लिट को हम नाम दे देंगे, पहले ये स्लिट जो यहां पे है इसको मैंने S1 नाम दे दिया, S1, और इधर जो स्लिट है इसको नाम दे दिया S2। पहली कंडीशन, इसके लिए जो हमने सोर्स लेना है ना वो सोर्स एक लेना है। सोर्स ले लिया हमने S, ठीक है। तो ये आपका साथ साथ आप इसको सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आपको लिखनी है। सोर्स से क्या होगा, यहां से आपकी वेव निकलेंगी यूं, ये क्या आ रही है आपकी वेव आ रही है। पहली कंडीशन, जब वेव आएंगी और एक किसी भी पार्टिकल से टकराएंगी यहां स्लिट के बीच में, तो पहला आपने क्या रखना है, इन स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस रखना है ना वो डिस्टेंस बहुत कम रखना है। इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं d से। d हमारा रहेगा ना वो स्लिट डिस्टेंस है। यहां से निकलने वाली रे लाइट को हम एक स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे यहां पे, तो ये आपकी ZNS स्क्रीन है। ZNS स्क्रीन इसलिए ली है जिंक सल्फेट की स्क्रीन, ताकि आपको इसका जो इंटरफेरेंस होगा ना तो अब्जॉर्प्शन वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है वो अच्छे से रिजल्टेंट दिखा सके, ठीक है। तो मेनली हम इसमें ZNS स्क्रीन यूज करते हैं। जब ये इस पॉइंट के ऊपर गिरेगी तो गिरते ही पॉइंट के ऊपर, इधर ध्यान से समझें, इस पॉइंट के ऊपर गिरते ही लाइट इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूट होते ही हमारे पास क्या बना लेगी, ये वेव फ्रंट बना लेगी। ये वेव फ्रंट इसने बना लिया। अब देखें वेव फ्रंट में, वेव फ्रंट बनने का रीजन हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन मिलती हैं, पहले क्रस्ट से क्रस्ट, ये क्रस्ट से क्रस्ट मिल गया, अगली कंडीशन ये ट्रफ से ट्रफ मिल गया। तो दो कलर यूज कर लिए हमने, पहले क्रस्ट से क्रस्ट वाला, दूसरा ट्रफ से ट्रफ वाला। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास, अगर सेम क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो इंटरफ्रेंस कैसा होगा हमारा, कंस्ट्रक्टिव। अगर येलो से येलो मिले मीन्स ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो हमारा जो इंटरफ्रेंस रहेगा वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा। फिर अगर येलो से व्हाइट मिल जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ट्रफ से क्रस्ट मिल रहा है। तो ये चीजों के लिए आपने ये डायग्राम मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेव फ्रंट अब आपस में काटेंगे और वेव फ्रंट बनते जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहां पे इसके वेव फ्रंट बनने स्टार्ट हुए। पहला वेव फ्रंट मैं दो अलग कलर यूज करूंगा यहाँ पे। पहले कलर हमने यूज किया, पहले इसके लिए वेव फ्रंट इस तरफ यूं बन जाएगा। अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर वेव फ्रंट बनेगा यूं, फिर अगला वेव फ्रंट ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही ये वेव फ्रंट आगे की तरफ चलने स्टार्ट हो जाएंगे यूं स्क्रीन की तरफ। येलो येलो जो चल रहे हैं वो सारे के सारे आपके ट्रफ हैं, और इनके बीच में जो व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं वो व्हाइट के व्हाइट आपके क्या हैं, क्रस्ट है। सेम इससे देखना, यहां से भी बनने स्टार्ट होंगे ना, पहले ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूं, फिर ऐसे, फिर यूं। तो सारे के सारे आप देखेंगे कि जो आपके येलो बन रहे हैं वो सारे हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि कौन से ट्रफ है और कौन से क्रस्ट है। यहां से
जब हम देखते हैं तो कुछ लाइनें आपस में काट रही हैं। कहीं पे आप देखोगे एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, यहाँ व्हाइट से व्हाइट कट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो येलो से येलो कट कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन यहाँ व्हाइट से व्हाइट कट कर रहे हैं, यहाँ पे येलो से व्हाइट कट कर रहे हैं। तो कहीं पे इंटरफ्रेंस कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, और कहीं पे इंटरफ्रेंस कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। अब हम ये पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जब होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो फ्रिंग्स कैसी बनेंगी, ब्राइट फ्रिंग्स बनेंगी। तो इस स्क्रीन पे दिखने वाली फ्रिंग्स हमें कैसी नजर आएंगी, ब्राइट और डार्क। तो कहाँ पे डार्क बनेगी, कहाँ पे ब्राइट बनेगी, बस आपको वो बनानी है, ठीक है। तो उस तरह से ये आपका डायग्राम आगे की तरफ चलता रहेगा। फिर आगे आप देखोगे फिर वाइट आएगा, फिर आपका येलो आएगा, और फ्रिंग्स आगे की तरफ चलती रहेंगी। ये वाली स्क्रीन से लेके, जो स्क्रीन है हमारी, उस स्क्रीन से लेके और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं बड़ा डी। और जो ये लाइटों की सेम इंटरफ्रेंस बनेगी वो क्या रहेंगी, वेव लाइट की वेवलेंथ। तो चलो उनको हम मिलाते हैं। पहले देखिए, ध्यान दे इधर, पहले हमने कंस्ट्रक्टिव वाले मिलाने हैं। यहां व्हाइट से व्हाइट, ये व्हाइट से व्हाइट, तो यहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ये लो, ठीक है। इस तरफ देखें, ये व्हाइट से व्हाइट काट रहा है, ये येलो से येलो, ये येलो से येलो, ये येलो से येलो, यूं ये पोजीशन से काट रहा है। पॉइंट आप मेंशन कर लेना, स्केल से सीधी लाइन लगा देना ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये लाइनें जो सिर्फ सेम कंस्ट्रक्शन को काट रही हैं, या तो व्हाइट व्हाइट से या येलो येलो से, तो वहां पे बनने वाली फ्रिंग कैसी होंगी, ब्राइट। तो मैंने यहां पे बी लिख दिया और यहां पे भी क्या लिख दिया, बी, ठीक है। ये सेंटर से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने खींच देनी है, जो सेंटर पे रहेगी वो हमेशा ब्राइट फ्रिंग को काटती हुई जाएगी, और जहां पे ब्राइट से ब्राइट फ्रिंग्स काटेंगी इसको बोलते हैं, सेंटर वाले को हम लिखेंगे ओ। और वो जो हमारा रहेगा ना, ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला रहेगा, जिसका कलर कैसा रहेगा, ब्राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सेंटर पे बनने वाली फ्रिंग कैसी होगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी और उसका कलर कैसा रहेगा, ब्राइट रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर मैक्सिमा। अब देखें, यहां व्हाइट से व्हाइट काट रही है, इससे आप एक रे लाइट खींच दें, यूं, ज्यादा नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आपने सिर्फ डायग्राम पे ऐसे मेंशन सा करना है। ये काट रही हैं, यहां पे काट रहा है पॉइंट, ये लो, ठीक है, ऐसे यहां से, ठीक है। ये ब्राइट बन रही है, तो ये कैसी बन रही है, डार्क, इसको D1 नाम दे दिया। ये ब्राइट था, इसको B1 नाम दे दिया। बस ये ध्यान रखना, ये वाला है ना डायग्राम, यहां से थोड़ा सा ये वाली रे लाइट हमने यहां से ले ली, इस तरफ से लेनी थी, यूं इस तरफ, और नीचे से ऐसे लेंगे तो दोनों ऐसे बनेंगी। तो मैं एक बार फिर से इसको बना रहा हूं, ठीक है, ये वाली। चले देखिए, यहां से बन रही थी ना फ्रिंग, तो यहां से लेनी है, इस तरफ से, इस तरफ से लें तो ये व्हाइट से व्हाइट को कैंसिल कर रहा है, तो यहां से ले लेते हैं ये वाला पॉइंट व्हाइट को व्हाइट से, ये वाला येलो को येलो से, ये वाला व्हाइट को व्हाइट से। तो इस तरीके से हमने ले लेनी है यूं, और यहां पे बन जाएगी हमारी ब्राइट फ्रिंग। ये आपने ना ध्यान रखना है डायग्राम में कि व्हाइट जहां पे सेम लाइट काट रही है वहीं पे आपकी कैसी फ्रिंग बनेगी, ब्राइट, और जहां पे दो अलग कलर की लाइनें काट रही हैं वहां पे कैसी बनेगी, डार्क। तो एक तो ये हो गया इस तरफ, और इस तरफ हमने देखा तो ये यहां पे येलो से व्हाइट, ये वाला,
तो यहाँ से लेना है यूं, तो यहाँ पे बन जाएगा डार्क D2, ये ब्राइट B2। ठीक है, सीरीज याद रख लेना, ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट। यहाँ से भी देख लो ये वाला काट रहा है, ये लो ये डार्क, ये B1 ब्राइट, ये डार्क D1, ये D2 डार्क, ये B2 ब्राइट। तो ये वाला आपका डायग्राम जो बन के आ गया है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से समझे बेटा, कंस्ट्रक्टिव वो चीजें हैं जो सेम कलर काट रहे हैं, मीन्स ट्रफ टू ट्रफ, क्रस्ट टू क्रस्ट, और जो डिफरेंट कलर काट रहे हैं उसको डिस्ट्रक्टिव, व्हाइट टू येलो, येलो टू व्हाइट। तो इसके लिए हमने लिखना है पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कब डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया, इसको 1801 में, ये डेट याद रखना, 1801 में इसको एक्सप्लेन किया गया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड destructive interference of light after slit diffraction, after slit impose to each other and make new wave on screen। अब देखिए ध्यान से, जो ब्राइट डार्क मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, सॉरी ये डार्क है और ये ब्राइट है। ये जो चीजें लिखी है ना, इनको बोलते हैं फ्रिंग्स। आपने स्क्रीन के दूसरे तरफ ऐसे बॉक्स बना देने हैं, इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं फ्रिंग्स। फ्रिंग्स आपके वो कलर के इफेक्ट हैं जो डार्क और ब्राइट नजर आते हैं, इनको क्या बोल देंगे हम, फ्रिंग्स बोल देंगे। फ्रिंग्स क्या रहती हैं, फ्रिंग्स हमारे पास डिस्टेंस रहता है एक आपके पास फ्रिंग से दूसरे फ्रिंग के बीच का, इसको बोलते हैं फ्रिंग्स ऑफ विड्थ, जो हम आगे करेंगे। ये जो लाइनें हमने बनाई है ना, इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं वेवलेंथ। एक को मैंने y1 माना था और एक को क्या मान लिया था, y2, ये वेवलेंथ रहेंगी। ये आपका भाई जो हम इसके अंदर वेरीफाई करते हैं कि दो रे लाइट इंपोज होने के बाद क्या करती हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना है हमने क्या क्या यूज किया है। एक हमने सोर्स यूज किया है, कैसा, यूज कोहेरिएंट सोर्सेज। क्या नाम दिया है, एस। टू स्लिट S1 and S2 arrange to slit S1 and S2 with, now from sun to arrangement constant distance। इसको ना एक ऐसे डिस्टेंस पे रखना है जहां से मीडियम से चलने वाली वेव की लेंथ भी कांस्टेंट रहे, ताकि आपको बेटर जो डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिले। तो इनको ऐसे अरेंज करना है, D
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और ये हमें कैसा रखना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है। बड़ा डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट्स। कहां से कहां तक का है, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ वेव आफ्टर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, ये रखना है। और क्या है, ZNS स्क्रीन किसके लिए है, बेटर रिफ्लेक्शन के लिए हमने ये रखी है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। अब वर्किंग, काम कैसे करेगा, मेनली इसकी अरेंजमेंट हमने कैसे की है और कैसे काम करता है ये। ठीक है, सोर्स कंटिन्यूअस थ्रो wave on S1 and S2 slits. Slits are make wave front two wave front to wave superimpose a new wave super wave into a new wave from crust to crust or trough to trough. Make high intensity with bright fring B1 and B2 on screen. और two different wave superimpose into a new wave due to impose crust to trough या और trough to crust with destructive interference. Constructive and destructive interference. With destructive interference show dark fring
D1 and D2 ऑन स्क्रीन। ठीक है, और लास्ट में आप बता देंगे एंड सेंटर शो विद हाई इंटेंसिटी fringe is called center maxima। ठीक है, इसको हम सेंटर मैक्सिमम बोलेंगे। तो ये आपके पास रहेगा जो आपको ये बताता है कि किस तरह से आपके पास फ्रिंग्स बनती हैं। ठीक है, पहले y1 प्लस y2 दोनों का एम्पलीट्यूड ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसको आप ऐसे लिखेंगे ए प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके बराबर रहेगा 4a। ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा। बस ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है, डेरिवेशन इसका ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ये कैसा पॉसिबल है, ये आपके पास इंटेंसिटी निकालने के लिए काम आता है, जहाँ पे दो फ्रिंग्स को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो इन पे बनने वाले एंगल्स को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि स्लिट से चलने वाली जो आपके पास फ्रिंग्स आपने देखी थी, तो ये फ्रिंग्स जब स्लिट से चलती हैं तो एक एंगल से आपके पास इम्पोज होती हैं, और रे ऑफ लाइट और इंटरफ्रेंस पे बनने वाला एंगल आपका राइट एंगल रहता है। तो ये ट्रेंगल ऐसी बन जाती है जहाँ पे हम इसमें ट्रेंगल सला लगा देते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, जो a प्लस बी सेम आपके पास दोनों की दोनों कंस्ट्रक्टिव मींस अगर क्रस्ट मिल रही है, ट्रफ मिल रही है, तो दोनों की वेवलेंथ कैसी रहती हैं, सेम से जब वो काटती हैं तो उनसे आपसे बनने वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका एक वो ट्रिग्नोमेट्री ये आपकी सोल्व की गई है, जिसमें आपके पास क्वांटिटी रहती है a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसको आप सोल्व करके कर लें। नहीं तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब रहेगा जब ये दोनों क्या रहती हैं, ऐड होती हैं। और मिनिमम अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना हो तो जो हमारे पास रहेगा वो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। a जो हम यूज कर रहे हैं वो आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड से ही हमें पता चल जाता है किसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो I मैक्सिमम किसके लिए रहता है, ब्राइट फ्रिंग्स। हालांकि ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सी, ये वाली चीजें, डेरिवेशन इसका नहीं करना है। इंटेंसिटी मिनिमम कब रहेगी, मिनिमम तब रहेगी जब आपकी फ्रिंग्स कैसी बनती हैं, डार्क फ्रिंग्स आपकी बन के आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट रहता है हमारा फ्रिंग विड्थ, जो लास्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा, फ्रिंग्स विड्थ। अभी हम एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्लिट थी और ये हमारे पास स्क्रीन है, और यहां से हमारे पास दो लाइट आई है, एक यहां गिरी है और एक हमारी गिर रही है यहां पे सेम पॉइंट से। ये y1 है और ये y2 है। तो इसकी वेवलेंथ लेमडा, इसकी वेवलेंथ भी क्या रहेगी, लेमडा रहेगी। अब यहाँ पे एक फ्रिंग आपके पास बन के आ गई और एक फ्रिंग आपके पास यहाँ बन के आ गई। जब इन दो फ्रिंग के बीच का डिस्टेंस अल्फा मान ले, अल्फा एम्पलीट्यूड मानना है तो इसको बीटा मान ले। बीटा जो रहेगा हमारा दो किन्हीं भी फ्रिंग्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंग विड्थ। फ्रिंग्स विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन two frings
is called fringe width. ठीक है, और फ्रिंज विड्थ का भी जो निकालने का फॉर्मूला रहता है वो बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई में डी। ये याद रखना भाई, ये फॉर्मूला जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का डेरिवेशन सोल्व करके हम जब निकालते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आता है। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद करना पड़ेगा, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई में डी। अब डी क्या है, कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं, स्क्रीन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका बड़ा डी रहता है। वेवलेंथ लेमडा जो रहेगा वो वेवलेंथ रहेगा, स्मॉल डी जो रहता है वो आपका स्लिट के बीच का डिस्टेंस रहता है ये। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली पर्पज के लिए होता है। बाकी भाई आपका इस लेवल से पूरा का पूरा डेरिवेशन हटाया गया है, फिर भी याद रखना चाहो तो आप ये एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो ये आपका भाई पूरा चैप्टर रहता है जिसमें हम किसी भी रे ऑफ लाइट को चेंज करके जब वेव ऑफ लाइट को पढ़ते हैं तो वो किस पर्पज से काम करती है, कैसे वो अपना इंटरफ्रेंस देती है, वो सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सारे के सारे टॉपिक आप क्लियर करने की कोशिश करें। जो समझ में ना आए उसको आप मार्क कर लें, जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होंगी उसके बाद हम इनको सोल्व कर लेंगे। थैंक यू बेटा।